कभी आपने सोचा है कि असली तरक्की आखिर होती कैसे है? दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? क्या सिर्फ वही चीजें बार बार बेहतर बनाकर या फिर कुछ बिल्कुल नया बनाकर? अगर आप आज के समय को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर साल नए फोन आ रहे हैं, नई ऐप्स बन रही हैं और इंटरनेट हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक गहरा सवाल फिर भी बाकी रहता है, क्या ये सच में असली प्रगति है या सिर्फ पहले से मौजूद चीजों की कॉपी? जब भी हम किसी महान कंपनी या महान आविष्कार के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने एक सफल कंपनी बनाई है तो उसी मॉडल को अपनाकर हम भी सफल हो सकते हैं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे सफल लोग कभी भी सिर्फ कॉपी नहीं करते, वे कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी मौजूद ही नहीं था। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक टाइपराइटर बनाता है। अगर दूसरा व्यक्ति उसी टाइपराइटर की 100 कॉपियां बना दे तो उसने कुछ नया नहीं किया, उसने सिर्फ उसी चीज को बढ़ाया है जो पहले से मौजूद थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर को बदलकर एक कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर बना देता है तो ये असली बदलाव है। यही वो पल होता है जब दुनिया 0 से 1 की ओर बढ़ती है। यही विचार एक बहुत गहरी सच्चाई को समझाता है। दुनिया में 2 तरह की प्रगति होती है। पहली वो जिसमें हम किसी चीज को कॉपी करके उसे ज्यादा जगहों पर फैलाते हैं, और दूसरी वो जिसमें हम बिल्कुल नया बनाते हैं। पहली प्रगति आसान होती है क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि चीज कैसे काम करती है। लेकिन दूसरी प्रगति कठिन होती है क्योंकि उसमें हमें ऐसा कुछ बनाना होता है जो पहले कभी हुआ ही नहीं। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें समझ आता है कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी छलांगें हमेशा नए आविष्कारों से आई हैं। जब भाप का इंजन बना तब दुनिया बदल गई। जब बिजली का इस्तेमाल शुरू हुआ तब पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। और जब कंप्यूटर और इंटरनेट आए तब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। लेकिन एक अजीब बात है, आज के समय में बहुत सारी कंपनियां सिर्फ पहले से बने मॉडल को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। वे असली नवाचार करने से डरती हैं क्योंकि नया बनाना जोखिम भरा होता है, उसमें असफलता की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी असली बदलाव नहीं ला सकते। एक दिलचस्प सवाल है जिसे कुछ लोग नौकरी के इंटरव्यू में पूछते हैं। सवाल बहुत साधारण लगता है लेकिन इसका जवाब देना बेहद मुश्किल होता है। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे। पहली बार सुनने पर यह सवाल आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं आपको समझ आता है कि ये कितना कठिन है। क्योंकि हम जो भी सीखते हैं वो अक्सर वही होता है जिससे ज्यादातर लोग पहले से सहमत होते हैं। स्कूल हमें वही सिखाते हैं जो पहले से स्वीकार किया जा चुका है। लेकिन असली सोच वहीं से शुरू होती है जहां हम भीड़ से अलग सोचते हैं। बहुत से लोग इस सवाल का जवाब देते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली खराब है या दुनिया को और ज्यादा बराबरी की जरूरत है। ये बातें शायद सही भी हों, लेकिन ये नई नहीं है। इनसे ज्यादातर लोग पहले से सहमत होते हैं, इसलिए ये असली जवाब नहीं है। एक असली जवाब हमेशा थोड़ा अजीब और असुविधाजनक होता है। वो ऐसा विचार होता है जो पहली नज़र में लोगों को गलत लगता है, लेकिन जब आप उसे गहराई से समझते हैं तो वो भविष्य की झलक दिखाने लगता है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर मान लेते हैं कि भविष्य बस आज जैसा ही होगा, बस थोड़ा ज्यादा आधुनिक। लेकिन असली भविष्य तब आता है जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग दिखने लगती है। अगर अगले 100 साल तक दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि भविष्य अभी भी बहुत दूर है। लेकिन अगर अगले 10 साल में ही दुनिया पूरी तरह बदल जाए तो इसका मतलब होगा कि भविष्य बहुत जल्दी आ गया। कोई भी व्यक्ति भविष्य की पूरी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन 2 बातें हमेशा सच होती हैं। पहली ये कि भविष्य आज से अलग होगा, और दूसरी ये कि भविष्य की जड़ें आज की दुनिया में ही होंगी। अब एक और गहरी बात समझते हैं। जब लोग भविष्य की कल्पना करते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि दुनिया ज्यादा जुड़ी हुई होगी, हर देश एक दूसरे से व्यापार करेगा, तकनीक हर जगह पहुंच जाएगी। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अगर हम सिर्फ वही तकनीक पूरी दुनिया में फैला दें जो आज हमारे पास है तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए कि दुनिया का हर देश उसी तरह ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे जैसे अमेरिका करता है। अगर अरबों लोग उसी तरह बिजली और ईंधन का इस्तेमाल करें तो धरती का पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ पुरानी तकनीक को फैलाना समाधान नहीं है, हमें नई तकनीक की जरूरत है। नई तकनीक हमें कम संसाधनों से ज्यादा काम करने की ताकत देती है। यही वो चीज है जो इंसानों को बाकी जीवों से अलग बनाती है। जानवर अपने वातावरण के अनुसार जीते हैं, लेकिन इंसान अपने वातावरण को बदल सकता है। हम नए औजार बनाते हैं, नई मशीनें बनाते हैं, और हर नई तकनीक दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकती है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता। बहुत समय तक इंसानी समाज लगभग स्थिर था। हजारों साल तक लोगों की जिंदगी लगभग वैसी ही रही। खेती होती थी, साधारण औजार होते थे और जीवन कठिन था। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति आई, भाप का इंजन बना, मशीनें आईं, फैक्ट्रियां बनी और दुनिया ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया।
उसके बाद से लेकर लगभग 1970 तक तकनीकी प्रगति लगातार तेज रही। लोगों को लगने लगा कि भविष्य और भी अद्भुत होगा। उस समय कई लोग सोचते थे कि आने वाले समय में लोग 4 दिन ही काम करेंगे, ऊर्जा इतनी सस्ती होगी कि लगभग मुफ्त जैसी लगेगी, और शायद इंसान चांद पर छुट्टियां मनाने भी जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर और इंटरनेट ने जरूर बहुत बदलाव किया, लेकिन हमारी भौतिक दुनिया उतनी तेजी से नहीं बदली जितनी उम्मीद की गई थी। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें अभी भी वैसी ही हैं जैसी कई दशक पहले थीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां स्टार्टअप्स की भूमिका शुरू होती है। इतिहास में जब भी बड़ा बदलाव आया है, उसके पीछे अक्सर छोटे समूहों का हाथ होता है। कुछ लोग जो किसी नए विचार पर विश्वास करते थे, कुछ लोग जो दुनिया को अलग तरीके से देखते थे। बड़ी कंपनियां अक्सर धीरे चलती हैं, वे जोखिम लेने से डरती हैं, वे वही करती हैं जो पहले से सुरक्षित साबित हो चुका है। लेकिन छोटी टीमें अलग होती हैं, वे तेजी से सोच सकती हैं, तेजी से प्रयोग कर सकती हैं, और कभी-कभी वही दुनिया को बदल देती हैं। एक स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, वो एक लोगों का छोटा समूह होता है जो ये विश्वास करता है कि वे एक अलग भविष्य बना सकते हैं। और असली सवाल हमेशा यही होता है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे अभी तक किसी ने नहीं बनाया? ऐसा कौन सा विचार है जिसे अभी तक किसी ने आजमाया नहीं? क्योंकि हर महान कंपनी की शुरुआत इसी सवाल से होती है। किसी भी नई कंपनी या नए विचार की शुरुआत अक्सर एक बहुत साधारण सवाल से होती है। ऐसा कौन सा काम है जिसे अभी तक किसी ने सही तरीके से नहीं किया? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो पहले से बना हुआ होता है, वही रास्ता जिस पर लाखों लोग पहले चल चुके होते हैं। अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें तो एक समय ऐसा आया था जब लोगों को लगा कि इंटरनेट सब कुछ बदल देगा। 1990 के दशक के आखिर में दुनिया में एक अजीब सा उत्साह था। हर जगह नई इंटरनेट कंपनियां बन रही थीं। लोग मानते थे कि इंटरनेट के जरिए हर चीज को नया रूप दिया जा सकता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि भविष्य बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन उस दौर की कहानी थोड़ी अलग थी। 1990 के दशक की शुरुआत उतनी चमकदार नहीं थी जितनी लोग आज याद करते हैं। उस समय अमेरिका मंदी से गुजर रहा था। बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, नौकरियां कम हो रही थीं और लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक संकट था। तकनीक भी उस समय उतनी रोमांचक नहीं लगती थी। इंटरनेट आम लोगों के लिए नया और मुश्किल था। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर धीरे धीरे एक बदलाव आया। 1993 में एक वेब ब्राउज़र लॉन्च हुआ जिसका नाम था मोज़ैक। इसने इंटरनेट को पहली बार आम लोगों के लिए आसान बना दिया। अब लोग सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि तस्वीरें और वेबसाइट्स भी देख सकते थे। यहीं से इंटरनेट की असली शुरुआत हुई। कुछ ही सालों में इंटरनेट कंपनियां तेजी से बढ़ने लगी। नई नई वेबसाइट्स बन रही थीं, निवेशक बड़ी मात्रा में पैसा लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर इंटरनेट कंपनी एक दिन बहुत बड़ी बनने वाली है। 1995 में एक कंपनी ने अपना शेयर बाजार में उतारा। उस कंपनी का नाम था नेटस्केप। ये इंटरनेट ब्राउज़र बनाती थी। कंपनी अभी मुनाफे में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका शेयर तेजी से ऊपर चला गया। इसके बाद तो जैसे दौड़ शुरू हो गई। हर कोई इंटरनेट कंपनी बनाना चाहता था। लोग अपनी स्थिर नौकरी छोड़कर स्टार्टअप्स में शामिल हो रहे थे। कुछ लोग एक साथ कई कई कंपनियां शुरू कर रहे थे। निवेशक भी पीछे नहीं थे। अगर किसी कंपनी के नाम के साथ .com जुड़ जाता था तो उसकी कीमत रातों रात बढ़ जाती थी। उस समय लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया था कि वे मुनाफे से ज्यादा वेबसाइट के विजिटर्स को महत्व देने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर आज ज्यादा लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं तो भविष्य में पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन इस पूरे उत्साह के पीछे एक सच्चाई छिपी हुई थी। बहुत सी कंपनियों के पास असली बिजनेस मॉडल ही नहीं था। वे बस ये मानकर चल रही थीं कि किसी दिन सब ठीक हो जाएगा। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि हर हफ्ते नई कंपनियां लॉन्च हो रही थीं, शानदार पार्टियां होती थीं, लोग अपने स्टार्टअप के शेयर से महीने डिनर का बिल चुकाने की कोशिश करते थे। ये एक तरह का सोने की खोज जैसा माहौल था, जहां हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता था। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। उसी समय एक छोटी सी कंपनी भी अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये कंपनी इंटरनेट के जरिए पैसे भेजने का तरीका बना रही थी। इस कंपनी का लक्ष्य बहुत बड़ा था। वे चाहते थे कि इंटरनेट पर एक नई डिजिटल मुद्रा बन जाए। ये कंपनी थी पेपैल। शुरुआत में उनका पहला विचार बहुत अजीब था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें लोग अपने पाम पायलट डिवाइस से दूसरे पाम पायलट में पैसे भेज सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय बहुत कम लोगों के पास पाम पायलट था, इसलिए ये आइडिया काम नहीं कर पाया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर पैसे ईमेल के जरिए भेजे जाएं तो क्या होगा।
ये विचार ज़्यादा व्यावहारिक था क्योंकि ईमेल पहले से ही लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर आसानी से पैसे भेज सकता था। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। लोगों को इस सेवा के बारे में पता ही नहीं था और बिना ज़्यादा उपयोगकर्ताओं के ये सिस्टम सफल नहीं हो सकता था। इस समस्या का समाधान थोड़ा पागलपन भरा था। कंपनी ने फैसला किया कि जो भी नया व्यक्ति उनकी सेवा से जुड़ता है उसे $10 दिए जाएंगे और अगर वो किसी दोस्त को जोड़ता है तो उसे $10 और मिलेंगे। ये रणनीति बहुत महंगी थी, लेकिन इसका असर भी उतना ही तेज था। कुछ ही समय में हजारों लोग जुड़ने लगे, फिर लाखों लोग जुड़ गए। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। बेशक ये तरीका हमेशा के लिए नहीं चल सकता था क्योंकि हर नए ग्राहक के साथ कंपनी का खर्च भी बढ़ रहा था। लेकिन इस रणनीति का एक बड़ा फायदा था। इससे कंपनी बहुत जल्दी बड़ी बन गई। अब उनके पास एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार था और एक बार जब बहुत से लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर हर लेन देन से छोटी सी फीस लेकर कंपनी मुनाफा कमा सकती है। लेकिन उस समय एक और बड़ी समस्या सामने आ रही थी। इंटरनेट का वो सुनहरा दौर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। बहुत से लोगों को महसूस होने लगा था कि इंटरनेट कंपनियों की कीमतें वास्तविकता से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शेयर बाजार गिरने लगा। मार्च 2000 में इंटरनेट कंपनियों का बुलबुला फूट गया। बहुत सी कंपनियां अचानक खत्म हो गईं। जिन कंपनियों को अरबों डॉलर का मूल्य मिला हुआ था वे कुछ ही महीनों में बंद हो गईं। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन इस संकट से लोगों ने कई सबक भी सीखे। पहला सबक ये था कि बड़े बड़े सपनों से सावधान रहना चाहिए। लोग मानने लगे कि धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे बढ़ना ही सुरक्षित तरीका है। दूसरा सबक ये था कि कंपनियों को बहुत लचीला होना चाहिए, बिना ज़्यादा योजना के काम करना चाहिए और लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। तीसरा सबक ये था कि पहले से मौजूद बाजार में ही काम करना चाहिए। बिल्कुल नया बाजार बनाना बहुत जोखिम भरा माना जाने लगा। और चौथा सबक ये था कि अगर आपका उत्पाद अच्छा है तो उसे बेचने के लिए ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये चारों विचार धीरे धीरे स्टार्टअप दुनिया के नियम बन गए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये सभी नियम शायद पूरी तरह सही नहीं थे। कई बार बहुत छोटे छोटे कदम लेने के बजाय बड़े जोखिम लेना बेहतर होता है। कई बार बिना योजना के काम करने के बजाय एक स्पष्ट योजना होना ज़रूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा अक्सर कंपनियों को कमज़ोर बना देती है। जब बहुत सी कंपनियां एक ही चीज़ के लिए लड़ती हैं तो वे अपना ध्यान असली नवाचार से हटाकर सिर्फ प्रतिस्पर्धा में लगा देती हैं। यही कारण है कि असली सफल कंपनियां अक्सर वही होती हैं जो प्रतिस्पर्धा से बचकर अपना अलग रास्ता बनाती हैं। क्योंकि जब आप भीड़ के साथ दौड़ते हैं तो आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब आप नया रास्ता बनाते हैं तभी आप भविष्य बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोचता है तो वो अक्सर ये मान लेता है कि अगर वो कोई अच्छा उत्पाद बना देगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। सिर्फ मूल्य बनाना ही काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये होता है कि क्या आप उस मूल्य का कुछ हिस्सा अपने पास भी रख सकते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो दुनिया के लिए बहुत मूल्य पैदा करती हैं, लेकिन खुद बहुत कम कमाती हैं। उदाहरण के लिए हवाई जहाज कंपनियों को ही देख लीजिए। हर साल लाखों लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ये कंपनियां दुनिया को जोड़ने का बहुत बड़ा काम करती हैं, लेकिन अगर हम उनके मुनाफे को देखें तो वो अक्सर बहुत कम होता है। एक समय ऐसा था जब औसतन एक हवाई यात्रा से एयरलाइन कंपनी को प्रति यात्री सिर्फ कुछ पैसे का ही मुनाफा होता था। सोचिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े जहाज, इतनी बड़ी सेवाएं और मुनाफा सिर्फ कुछ सिक्कों के बराबर। अब इसकी तुलना एक टेक्नोलॉजी कंपनी से कीजिए। गूगल दुनिया को बहुत सारी सेवाएं देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उन सेवाओं से बहुत बड़ा मुनाफा भी कमाता है। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से आता है और उस कमाई का एक बड़ा प्रतिशत उसके पास ही बचता है। यही वो अंतर है जो एक साधारण कंपनी और एक असाधारण कंपनी के बीच होता है। आर्थिक दुनिया में इस अंतर को समझाने के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और दूसरा है एकाधिकार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि बाजार में बहुत सी कंपनियां एक ही चीज बेच रही हों, उनके उत्पाद लगभग एक जैसे हों और कोई भी कंपनी कीमत तय ना कर सके। ऐसे बाजार में कंपनियां एक दूसरे से इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हैं कि आखिर में मुनाफा लगभग खत्म हो जाता है। रेस्टोरेंट इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक शहर में दर्जनों रेस्टोरेंट होते हैं। हर रेस्टोरेंट को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत कम रखनी पड़ती है, बेहतर सेवा देनी पड़ती है और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एकाधिकार होता है।
एकाधिकार का मतलब है कि एक कंपनी किसी खास चीज में इतनी अच्छी हो जाए कि उसके पास लगभग कोई प्रतिस्पर्धी ही न बचे। ऐसी कंपनी अपने उत्पाद की कीमत खुद तय कर सकती है और लंबे समय तक मुनाफा कमा सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है और एकाधिकार बुरा होता है। लेकिन असलियत थोड़ी उल्टी है। प्रतिस्पर्धा अक्सर कंपनियों को इतना कमजोर कर देती है कि वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती रहती हैं। वे बड़े सपने नहीं देख पाती, वे लंबी योजनाएं नहीं बना पाती, उनका पूरा ध्यान सिर्फ आज के मुनाफे पर रहता है। इसके विपरीत एक मजबूत कंपनी के पास भविष्य के बारे में सोचने का समय और संसाधन होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां अपने बारे में सच नहीं बोलती। जो कंपनियां वास्तव में एकाधिकार में होती हैं, वे अक्सर ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनका बाजार बहुत बड़ा है और उनमें बहुत प्रतिस्पर्धा है। वे ऐसा इसलिए करती हैं ताकि सरकार या जनता का ध्यान उन पर ज्यादा न जाए। मान लीजिए एक कंपनी कहे कि वो सिर्फ सर्च इंजन बनाती है। अगर वो बाजार का 70% हिस्सा अपने पास रखती है तो ये साफ दिखेगा कि वो लगभग एकाधिकार की स्थिति में है। लेकिन अगर वही कंपनी कहे कि वो पूरे वैश्विक विज्ञापन बाजार का हिस्सा है तो उसका हिस्सा अचानक बहुत छोटा दिखने लगेगा। इस तरह वो खुद को प्रतिस्पर्धी बाजार का हिस्सा दिखा सकती है। दूसरी तरफ छोटी कंपनियां ठीक इसका उल्टा करती हैं। वे अपने बाजार को बहुत छोटा दिखाती हैं ताकि ऐसा लगे कि उस छोटे से क्षेत्र में वही सबसे बड़ी कंपनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि वो पालो ऑल्टो में ब्रिटिश भोजन वाला रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है और वहां कोई और ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। तकनीकी रूप से ये सही हो सकता है, लेकिन असली बाजार सिर्फ ब्रिटिश भोजन नहीं है। असली बाजार पूरे शहर के रेस्टोरेंट हैं। अगर शहर में दर्जनों अच्छे रेस्टोरेंट हैं तो फिर ये नया रेस्टोरेंट भी उसी कठिन प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाएगा। यही वो गलती है जो बहुत से उद्यमी करते हैं। वे अपने विचार को इतना खास समझने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो उन्हें पता चलता है कि बाजार पहले से भरा हुआ है। अगर हम किसी शहर की सड़क पर जाएं जहां बहुत सारे रेस्टोरेंट हों तो हमें एक अजीब दृश्य दिखाई देगा। हर रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों के लिए संघर्ष कर रहा होगा, मालिक लंबी मेहनत कर रहे होंगे, कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा होगा और हर दिन एक नया तनाव होगा कि क्या आज पर्याप्त ग्राहक आएंगे या नहीं। ये सिर्फ रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, बहुत से उद्योग ऐसे ही चलते हैं। जहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है वहां या तो लोग बहुत कठोर बन जाते हैं या फिर धीरे धीरे हार मान लेते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी किसी नई चीज में सबसे आगे होती है तो उसका माहौल अलग होता है। ऐसी कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का मौका होता है। वे लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती हैं। वे भविष्य की नई तकनीकों में निवेश कर सकती हैं। यही कारण है कि कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बेहतरीन काम का माहौल देती हैं। ये सिर्फ उदारता नहीं होती, ये उस आर्थिक स्थिति का परिणाम होती है जिसमें वे काम कर रही होती हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, क्या एकाधिकार समाज के लिए बुरा है? अगर दुनिया पूरी तरह स्थिर होती, जहां कुछ भी नया नहीं बनता, तो शायद एकाधिकार सच में समस्या बन जाता, क्योंकि तब एक कंपनी सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कीमतें बढ़ाती रहती। लेकिन हमारी दुनिया स्थिर नहीं है। हर नई तकनीक एक नए अवसर को जन्म देती है और हर नया आविष्कार पुराने एकाधिकार को चुनौती देता है। कभी IBM कंप्यूटर उद्योग का सबसे बड़ा नाम था, फिर माइक्रोसॉफ्ट आया और उसने सॉफ्टवेयर की दुनिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इंटरनेट कंपनियां आईं और उन्होंने खेल ही बदल दिया। आज जो कंपनी सबसे शक्तिशाली दिखती है वो भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होती। इसलिए असली प्रगति तब होती है जब कोई कंपनी कुछ बिल्कुल नया बनाती है, जब वो ऐसा समाधान देती है जो पहले मौजूद नहीं था। ऐसी कंपनियों को अक्सर क्रिएटिव मोनोपोली कहा जाता है। ये कंपनियां समाज को नया विकल्प देती हैं, वे लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं और साथ ही खुद भी मजबूत बनती हैं। यही कारण है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां वही होती हैं जो किसी अनोखी समस्या का समाधान करती हैं। और जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें एक दिलचस्प सच दिखाई देता है। हर सफल कंपनी अलग होती है। हर सफल कंपनी ने किसी ऐसी समस्या को हल किया होता है जिसे बाकी लोग हल नहीं कर पाए थे। लेकिन असफल कंपनियां अक्सर एक जैसी होती हैं। वे सभी उसी भीड़ में फंस जाती हैं जहां हर कोई एक ही चीज के लिए लड़ रहा होता है। हमारे समाज में बचपन से ही एक विचार बार बार दोहराया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको दूसरों से बेहतर बनना होगा। स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, कॉलेज में बेहतर रैंक हासिल करनी है और नौकरी में दूसरों से आगे निकलना है। धीरे धीरे ये सोच हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हमें लगता है यही जीवन का नियम है।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यही प्रतिस्पर्धा कई बार हमें गलत दिशा में ले जाती है। स्कूल इसका सबसे आसान उदाहरण है। वहाँ हर छात्र को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है। हर किसी को वही विषय, वही परीक्षा और वही तरीके से सफलता मापी जाती है। जो छात्र इस व्यवस्था में अच्छा करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, और जो अलग तरीके से सीखते हैं उन्हें अक्सर पीछे समझ लिया जाता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे छात्रों का ध्यान सीखने से हटकर प्रतिस्पर्धा पर आ जाता है। वे ज्ञान पाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों से आगे निकलने के लिए पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा और तीव्र होती जाती है। अच्छे कॉलेज, अच्छी नौकरी और ऊंचे पदों के लिए हजारों लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी दौड़ में बिताते हैं। लेकिन इस दौड़ में एक अजीब सी बात होती है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वे दौड़ क्यों रहे हैं। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर चलते रहते हैं क्योंकि बाकी लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम भीड़ से अलग हुए तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। यही मानसिकता व्यापार की दुनिया में भी दिखाई देती है। कई कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों को इतना ज्यादा महत्व देने लगती हैं कि उनका पूरा ध्यान उन्हीं पर टिक जाता है। वे ये सोचने लगती हैं कि प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, किस तरह का उत्पाद बना रहे हैं और किस तरह ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे वे खुद भी वही चीजें करने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो बाजार में मौजूद कंपनियां एक दूसरे की नकल करने लगती हैं। उनके उत्पाद लगभग एक जैसे हो जाते हैं, कीमतें गिरने लगती हैं और मुनाफा कम होता जाता है। ये स्थिति किसी युद्ध जैसी बन जाती है। व्यापार की दुनिया में युद्ध जैसे शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं। कंपनियां कहती हैं कि वे बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों को हराना चाहती हैं और अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हैं। लेकिन असलियत ये है कि इस तरह की लड़ाई अक्सर दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां दो बड़ी कंपनियां एक दूसरे से लड़ते लड़ते अपनी ऊर्जा और संसाधन खो बैठी, जबकि कोई तीसरी कंपनी चुपचाप एक नया रास्ता बनाकर आगे निकल गई। कई बार ये प्रतिस्पर्धा इतनी अजीब हो जाती है कि कंपनियां छोटी छोटी बातों पर भी एक दूसरे की नकल करने लगती हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक नया उत्पाद लॉन्च किया जो मोबाइल फोन से कार्ड स्वाइप करके भुगतान लेने की सुविधा देता है। ये एक नया और अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये सफल होता है, कई दूसरी कंपनियां उसी तरह के उत्पाद बनाने लगती हैं। कोई उसे गोल आकार में बनाता है, कोई त्रिकोण आकार में और कोई चौकोर आकार में। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उत्पाद का आकार कैसा है। असली सवाल ये है कि क्या इस बाजार में इतनी कंपनियों के लिए जगह है। कई बार कंपनियां इस सवाल को नजरअंदाज कर देती हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ प्रतिस्पर्धा पर होता है। प्रतिस्पर्धा हमें भ्रम में भी डाल सकती है। जब हम अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि असली अवसर कहीं और भी हो सकता है। कई इंटरनेट कंपनियों के साथ ऐसा हुआ था। वे एक दूसरे से मुकाबला करने में इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि उनका बाजार वास्तव में कितना बड़ा है और क्या उसमें टिके रहना संभव है। अंत में बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं क्योंकि वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी, नवाचार में नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात और है। कई बार जो लोग भीड़ से थोड़ा अलग होते हैं वही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों की नकल करने के बजाय अपने विचारों पर भरोसा करते हैं। तकनीक की दुनिया में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो सामाजिक नियमों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। वे बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करते। और शायद यही कारण है कि वे कुछ नया बनाने में सफल हो जाते हैं। जब आप भीड़ के प्रभाव से बाहर निकलते हैं तब आप चीजों को अलग नजरिए से देख पाते हैं। तब आपको वे अवसर दिखाई देते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। लेकिन ये आसान नहीं होता क्योंकि समाज हमें हमेशा ये सिखाता है कि हमें दूसरों जैसा बनना चाहिए। व्यापार की दुनिया में भी यही होता है। अगर एक कंपनी किसी चीज में सफल हो जाती है तो बाकी कंपनियां उसी मॉडल की नकल करने लगती हैं। लेकिन नकल से कभी महानता पैदा नहीं होती। कभी कभी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि दो कंपनियां एक दूसरे को हराने में पूरी ताकत लगा देती हैं। वे दिन रात काम करती हैं, अपने कर्मचारियों से अत्यधिक मेहनत करवाती हैं और हर कदम पर प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो हमें समझ आता है कि ये लड़ाई अक्सर अनावश्यक होती है। अगर दो कंपनियां बिल्कुल एक जैसी चीज बना रही हैं तो उनमें से किसी एक को ही जीतना होगा। लेकिन अगर कोई तीसरी कंपनी बिल्कुल नया विचार लेकर आती है तो वे बिना किसी सीधी लड़ाई के बाजार पर कब्जा कर सकती है। यही कारण है कि असली उद्यमी प्रतिस्पर्धा से बचने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा बाजार खोजते हैं जहां अभी तक कोई मजबूत खिलाड़ी मौजूद नहीं है। वे ऐसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको हर दिन युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, अपने उत्पाद को बेहतर बना सकते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां कोई दूसरा आसानी से नहीं पहुंच सकता। और यही वो जगह होती है जहां असली सफलता जन्म लेती है।
क्योंकि जब आप प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर कुछ नया बनाते हैं तभी आप भविष्य को आकार देने लगते हैं। किसी भी कंपनी की असली कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो आज कितना पैसा कमा रही है। असली सवाल ये होता है कि वो आने वाले समय में कितना पैसा कमा सकती है, भविष्य में उसकी स्थिति कितनी मजबूत होगी और क्या वो लंबे समय तक टिक पाएगी। अगर आप दो कंपनियों को देखें जिनमें से एक आज अच्छा मुनाफा कमा रही है और दूसरी अभी घाटे में है, तो पहली नज़र में लगेगा कि मुनाफा कमाने वाली कंपनी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन निवेशकों की नज़र अक्सर इससे कहीं आगे होती है। वे ये देखते हैं कि आने वाले 10 या 20 साल में कौन सी कंपनी ज़्यादा बढ़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक पुरानी कंपनी आज स्थिर मुनाफा कमा रही होती है, लेकिन उसका भविष्य उतना उज्जवल नहीं होता। उसकी वृद्धि धीमी होती है और नए प्रतिस्पर्धी धीरे धीरे उसकी जगह लेने लगते हैं। दूसरी तरफ एक नई तकनीकी कंपनी शुरू में घाटे में हो सकती है, क्योंकि उसे अपना उत्पाद बनाने और बाजार तैयार करने में समय लगता है। लेकिन अगर उसका विचार मजबूत है तो कुछ साल बाद वही कंपनी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि निवेशक अक्सर भविष्य की कमाई को ज्यादा महत्व देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो अगले 5 साल तक लगभग उतना ही मुनाफा कमाएगी जितना आज कमा रही है, लेकिन उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाएगी। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो अभी बहुत कम कमा रही है, लेकिन 10 साल बाद उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। ज्यादातर लोग दूसरी कंपनी को ज्यादा मूल्यवान मानेंगे। यही कारण है कि तकनीकी कंपनियों की शुरुआत अक्सर कठिन होती है। वे कई साल तक सिर्फ निर्माण और विकास पर ध्यान देती हैं। उनका लक्ष्य तुरंत मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसा उत्पाद बनाना होता है जो भविष्य में बहुत बड़ा बन सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त भी होती है। किसी कंपनी का बड़ा होना तभी मायने रखता है जब वो लंबे समय तक टिक सके। अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन कुछ साल बाद ही खत्म हो जाती है, तो उसका वास्तविक मूल्य बहुत कम रह जाता है। असली सफलता तब होती है जब कोई कंपनी दशकों तक मजबूत बनी रहती है। इसी कारण कुछ व्यवसाय बहुत अलग दिखाई देते हैं। मान लीजिए कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है। शुरुआत में वो बहुत लोकप्रिय हो सकता है, लोग वहाँ खाना खाने के लिए लाइन में लग सकते हैं, लेकिन कुछ ही सालों बाद लोग नए और अलग रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। इस तरह के व्यवसायों में स्थायित्व कम होता है। इसके विपरीत अगर कोई कंपनी ऐसी तकनीक बनाती है जिसे लाखों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और जिसका कोई आसान विकल्प नहीं है, तो वो लंबे समय तक मजबूत रह सकती है। तकनीकी कंपनियों का मूल्य अक्सर इसी वजह से ज्यादा होता है। वे शुरुआत में छोटी हो सकती हैं, लेकिन अगर उनका उत्पाद लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उनका प्रभाव कई सालों तक बना रहता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या भी होती है। बहुत से उद्यमी सिर्फ तेजी से बढ़ने पर ध्यान देते हैं। वे हर महीने नए उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। वे आंकड़ों को देखकर खुश होते हैं कि उनकी सेवा कितनी तेजी से फैल रही है। लेकिन कभी कभी ये तेज वृद्धि एक भ्रम भी हो सकती है। अगर किसी कंपनी का मॉडल मजबूत नहीं है तो शुरुआती वृद्धि लंबी समय तक नहीं टिकती। कुछ कंपनियां बहुत तेजी से लोकप्रिय हो जाती हैं, लेकिन बाद में लोगों की रुचि खत्म हो जाती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां कंपनियों ने शुरुआत में शानदार सफलता हासिल की, लेकिन कुछ साल बाद वे लगभग गायब हो गईं। इसका कारण ये था कि उन्होंने सिर्फ वृद्धि पर ध्यान दिया, स्थायित्व पर नहीं। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये कंपनी 10 साल बाद भी मौजूद होगी? क्या उसका उत्पाद लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वे उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें? अगर किसी कंपनी के पास ऐसा उत्पाद है जो लगातार लोगों की जरूरत को पूरा करता है, तो उसके पास भविष्य में बहुत बड़ा मूल्य बनाने की संभावना होती है। यही कारण है कि एक समझदार उद्यमी सिर्फ आज की सफलता पर ध्यान नहीं देता। वो ये सोचता है कि उसकी कंपनी भविष्य में कहाँ खड़ी होगी। वो ये समझने की कोशिश करता है कि उसका विचार सिर्फ एक ट्रेंड है या वास्तव में दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अगर किसी कंपनी के पास भविष्य की स्पष्ट दिशा नहीं है, तो उसका तेजी से बढ़ना भी ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि अंत में वही कंपनियां टिकती हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। यही वो विचार है जिसे अक्सर लास्ट मूवर एडवांटेज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सबसे सफल कंपनी वो होती है जो किसी क्षेत्र में अंत तक टिके रहने में सक्षम हो, जो सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि लंबे समय तक बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रख सके। पहली कंपनी बनना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप वो कंपनी बने जो अंत में सबसे मजबूत होकर खड़ी रहे। और यही असली रणनीति होती है भविष्य बनाने की, क्योंकि व्यापार की दुनिया में असली जीत उसी की होती है जो अंत तक खेल में बना रहता है। जब लोग नई कंपनी शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में एक अजीब सा डर होता है। उन्हें लगता है कि सफलता पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करती है, जैसे किसी लॉटरी में टिकट खरीदना। अगर किस्मत अच्छी हुई तो सफलता मिल जाएगी और अगर किस्मत खराब हुई तो सब खत्म। लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। दुनिया में कुछ चीजें सच में किस्मत पर निर्भर होती हैं, जैसे मौसम, प्राकृतिक आपदाएं या अचानक होने वाली घटनाएं।
लेकिन जब हम व्यवसाय, तकनीक और भविष्य की बात करते हैं तो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। असल सवाल ये है कि हम भविष्य को कैसे देखते हैं। लोग भविष्य को दो अलग अलग तरीकों से समझते हैं। पहला तरीका है निश्चित भविष्य और दूसरा है अनिश्चित भविष्य। निश्चित भविष्य का मतलब है कि हमें पता है कि भविष्य बेहतर हो सकता है और हम उसे बनाने के लिए योजना बनाते हैं। हम स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और धीरे धीरे उन लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अनिश्चित भविष्य का मतलब है कि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए हम बस प्रयोग करते रहते हैं, अलग अलग चीजें आजमाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ काम कर जाएगा। आज की दुनिया में बहुत से लोग अनिश्चित भविष्य में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि लंबी योजना बनाना बेकार है, बेहतर है कि हम छोटे छोटे प्रयोग करें और देखें कि क्या काम करता है। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ प्रयोग ही करता रहेगा तो कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वे किसी स्पष्ट दृष्टि का परिणाम थे। किसी ने पहले ये तय किया कि वो क्या बनाना चाहता है और फिर उसी दिशा में लगातार काम किया। अगर हम महान वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और उद्यमियों को देखें तो हमें एक समान बात दिखाई देती है। उनके पास भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर होती थी। वे सिर्फ ये नहीं कहते थे कि देखते हैं क्या होता है, वे कहते थे कि हमें ये बनाना है। जब किसी व्यक्ति या कंपनी के पास ऐसा स्पष्ट लक्ष्य होता है तो उनके निर्णय भी उसी दिशा में होते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर योजना बनाना इतना महत्वपूर्ण है तो आज बहुत सी कंपनियां योजना बनाने से क्यों बचती हैं? इसका एक कारण इतिहास में छिपा है। .com बुलबुले के फूटने के बाद लोगों को लगा कि बड़े बड़े सपने खतरनाक होते हैं। कई कंपनियां बड़े वादे करती थीं, लेकिन बाद में वे असफल हो गईं। इसलिए लोगों ने ये मान लिया कि भविष्य के बारे में ज्यादा निश्चितता से बात करना गलत है। धीरे धीरे ये सोच फैल गई कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम बहुत ज्यादा योजना न बनाएं, बस छोटे छोटे प्रयोग करते रहें और बाजार के अनुसार खुद को बदलते रहें। लेकिन इस सोच में एक समस्या है। अगर किसी कंपनी के पास स्पष्ट दिशा नहीं है तो वो अक्सर दूसरों की नकल करने लगती है। वो वही चीजें बनाती है जो बाकी कंपनियां बना रही हैं और अंत में वो उसी भीड़ का हिस्सा बन जाती है जहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत जो कंपनियां भविष्य के बारे में स्पष्ट सोच रखती हैं वे अलग रास्ता चुनती हैं। वे ये तय करती हैं कि वे किस समस्या को हल करना चाहती हैं और दुनिया को कैसे बदलना चाहती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रतिभा ही सफलता का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत प्रतिभा है लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो वो अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखेर सकता है। वो कई चीजों में अच्छा हो सकता है लेकिन किसी एक चीज में महान नहीं बन पाता। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य है तो वो अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही दिशा में मेहनत करते हैं। अब सोचिए कि एक नई कंपनी के लिए इसका क्या मतलब है। अगर कोई नया स्टार्टअप सिर्फ ये सोचकर शुरू किया जाता है कि देखते हैं क्या होता है, तो उसके सफल होने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर किसी स्टार्टअप के पास एक स्पष्ट मिशन है, एक स्पष्ट समस्या है जिसे वो हल करना चाहता है, तो उसके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि महान कंपनियां अक्सर एक बड़े विचार से शुरू होती हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उनका लक्ष्य किसी वास्तविक समस्या का समाधान करना होता है। जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसके पास दिशा भी होती है और उद्देश्य भी। और यही दो चीजें उसे भीड़ से अलग बनाती हैं, क्योंकि असली उद्यमी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। वे भविष्य का इंतजार नहीं करते, वे भविष्य बनाते हैं। किसी भी कंपनी की कहानी सिर्फ उसके विचार या उसके उत्पाद से तय नहीं होती। एक और चीज होती है जो अक्सर उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लोग उसके बारे में कम बात करते हैं। ये चीज है पैसा। पैसा कहाँ से आता है, कैसे इस्तेमाल होता है और कंपनी के अंदर उसका प्रभाव क्या होता है। बहुत से उद्यमी शुरुआत में ये सोचते हैं कि अगर उनका विचार अच्छा है तो पैसा अपने आप मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग होती है। एक कंपनी को खड़ा करने के लिए सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि सही वित्तीय समझ भी जरूरी होती है। जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो शुरुआत में उसके पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं। टीम छोटी होती है, पैसा कम होता है और हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि कंपनी अपने खर्च और अपने लक्ष्य के बीच संतुलन बनाए।
कई स्टार्टअप शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। वे बड़े ऑफिस लेते हैं, बहुत सारे कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और मार्केटिंग पर भारी रकम खर्च कर देते हैं। कुछ समय तक ये सब अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी तेजी से बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन अगर उस वृद्धि के पीछे मजबूत आधार नहीं है तो ये जल्दी ही समस्या बन सकता है। एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपने शुरुआती संसाधनों का सही इस्तेमाल करे। उसे ये तय करना होता है कि कौन सी चीज़ वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ सिर्फ दिखावा है। कई बार कंपनियां इस बात को समझने में देर कर देती हैं। जब किसी कंपनी के पास निवेशकों का पैसा आता है तो उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निवेशकों का पैसा सिर्फ एक अवसर देता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। अगर कंपनी उस अवसर का सही उपयोग नहीं करती तो वो जल्दी ही कठिन स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन पैसा सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं है, ये कंपनी के अंदर शक्ति का स्रोत भी बन सकता है। जब किसी कंपनी में बहुत ज्यादा लोग निर्णय लेने लगते हैं तो अक्सर निर्णय जटिल हो जाते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग हित होते हैं। कुछ लोग जल्दी मुनाफा चाहते हैं, कुछ लोग लंबे समय की योजना बनाना चाहते हैं। अगर कंपनी के अंदर स्पष्ट नेतृत्व नहीं है तो ये मतभेद धीरे धीरे समस्या बन सकते हैं। इसलिए एक सफल कंपनी के लिए ये जरूरी है कि उसके पास स्पष्ट दिशा हो और निर्णय लेने की स्पष्ट प्रक्रिया हो। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, कंपनी में पैसा किसके पास होना चाहिए और किसे निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। कई बार निवेशक कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसके बदले में नियंत्रण चाहते हैं। वे कंपनी के फैसलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। कुछ मामलों में ये मददगार हो सकता है, लेकिन कई बार ये कंपनी की मूल दिशा को बदल देता है। एक स्टार्टअप के संस्थापक अक्सर उस विचार के सबसे करीब होते हैं जिससे कंपनी की शुरुआत हुई थी। वे जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह बाहर के लोगों के हाथ में चला जाए तो ये मूल दृष्टि कमजोर हो सकती है। इसीलिए कई सफल कंपनियों में संस्थापक लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सिर्फ कंपनी के मालिक नहीं होते बल्कि उसकी आत्मा होते हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं। जब किसी कंपनी के पास पैसा आता है तो उसके साथ उम्मीदें भी आती हैं। निवेशक चाहते हैं कि उनका निवेश कई गुना बढ़े। वे चाहते हैं कि कंपनी तेजी से बढ़े और बाजार में बड़ी बने। लेकिन हर वृद्धि सही नहीं होती। अगर कंपनी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसे निवेशकों का दबाव है तो वो गलत दिशा में जा सकती है। एक समझदार उद्यमी को यह समझना पड़ता है कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर कंपनी का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना बन जाए तो वो अपनी असली पहचान खो सकती है। लेकिन अगर कंपनी का लक्ष्य किसी महत्वपूर्ण समस्या को हल करना है तो पैसा उसके पीछे पीछे आता है। इतिहास में कई महान कंपनियों ने शुरुआत में पैसा कमाने के बजाय अपने उत्पाद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं को समझा, उनकी समस्याओं को हल किया और धीरे धीरे एक मजबूत आधार बनाया। जब ये आधार बन जाता है तो कंपनी का आर्थिक ढांचा भी मजबूत हो जाता है। अब एक अंतिम बात समझना जरूरी है। किसी कंपनी की सफलता सिर्फ उसके विचार या उसके पैसे से तय नहीं होती, वो इस बात से तय होती है कि कंपनी के अंदर लोग कैसे काम करते हैं। अगर कंपनी के लोग एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं तो वो कंपनी बहुत आगे जा सकती है। लेकिन अगर लोग अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं तो सबसे अच्छा विचार भी कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए एक सफल स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि उसकी टीम, उसका पैसा और उसकी दिशा तीनों एक साथ काम करें। जब ये संतुलन बन जाता है तब एक साधारण विचार भी असाधारण कंपनी बन सकता है। और यही वो बिंदु है जहां से एक छोटा स्टार्टअप धीरे धीरे भविष्य को बदलने की क्षमता हासिल करता है। दुनिया में सबसे कीमती चीजें अक्सर खुली नजर में नहीं होती, वे छिपी होती हैं। और जो लोग उन छिपी हुई सच्चाइयों को खोज लेते हैं वही असली खोजकर्ता बनते हैं। यही बात व्यापार और तकनीक की दुनिया में भी सच है। अगर आप इतिहास को देखें तो पाएंगे कि लगभग हर बड़ी खोज कभी न कभी एक सीक्रेट थी, एक ऐसा विचार जिसे बहुत कम लोग जानते थे या मानते थे। जब किसी ने उस रहस्य को समझा तभी वो एक नए अवसर में बदल गया। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि दुनिया में अब कोई रहस्य बचा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि इंटरनेट के युग में हर जानकारी पहले से मौजूद है। जो भी जानना है वो किताबों, वेबसाइटों और डेटाबेस में मिल सकता है। ये सोच सुनने में ठीक लगती है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं, कुछ अवसर अभी भी छिपे हुए हैं। सवाल ये है कि उन्हें खोजेगा कौन? ज्यादातर लोग वही काम करना पसंद करते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वे वही क्षेत्र चुनते हैं जहां पहले से बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप भीड़ के साथ चलते हैं तो आपको वही चीजें दिखाई देती हैं जो सबको दिखाई देती हैं। नई खोजें अक्सर वहीं होती हैं जहां लोग देखने की कोशिश ही नहीं करते। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है। अगर वो वही चीज बनाता है जो पहले से मौजूद है तो उसे बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसी समस्या खोज लेता है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसके पास एक अनोखा अवसर होगा। यही कारण है कि सीक्रेट ढूंढना इतना महत्वपूर्ण है। एक रहस्य का मतलब सिर्फ कोई गुप्त जानकारी नहीं होता।
इसका मतलब होता है ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। इतिहास में कई वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने ऐसे रहस्यों को खोजा है। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझा तो वो प्रकृति का एक रहस्य था। जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो उसने हमारी ब्रह्मांड की समझ बदल दी। इसी तरह व्यापार में भी रहस्य होते हैं। कभी कभी एक छोटी सी अंतर्दृष्टि पूरी उद्योग को बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, लोग अक्सर ये मानते हैं कि अगर कोई रहस्य होता तो अब तक किसी न किसी ने उसे खोज लिया होता। इसलिए वे मान लेते हैं कि दुनिया में अब सब कुछ खोजा जा चुका है। ये सोच हमें नए अवसरों से दूर कर देती है। अगर हम सच में मान लें कि दुनिया में कोई रहस्य नहीं बचा तो हम खोज करना ही बंद कर देंगे। हम नए विचारों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम ये माने कि अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम सवाल पूछने लगते हैं, हम समस्याओं को अलग तरीके से देखने लगते हैं। यही मानसिकता नवाचार की शुरुआत होती है। अब सवाल ये है कि हम ऐसे रहस्यों को कैसे खोज सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां लोग जाने से डरते हैं। कुछ समस्याएं कठिन होती हैं, कुछ समस्याएं वर्षों की मेहनत मांगती हैं, इसलिए बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। लेकिन अक्सर वही कठिन समस्याएं सबसे बड़े अवसर छिपाए रहती हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम खुद से ये पूछें कि दुनिया के बारे में ऐसा क्या है जो हमें सही लगता है लेकिन ज्यादातर लोग उससे सहमत नहीं हैं। ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम किसी ऐसी सच्चाई को पहचान लेते हैं जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वही हमारे लिए एक नया रास्ता बन सकती है। कई महान कंपनियां इसी तरह के विचारों से शुरू हुई हैं। किसी ने देखा कि लोग इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं और उसने बेहतर सर्च इंजन बनाया। किसी ने देखा कि लोग ऑनलाइन खरीदारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आसान तरीका नहीं है और उसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। हर बार शुरुआत एक छोटे से अवलोकन से हुई, एक ऐसे रहस्य से जिसे बाकी लोग समझ नहीं पाए थे। लेकिन रहस्य खोजने के लिए सिर्फ जिज्ञासा ही काफ़ी नहीं होती, इसके लिए साहस भी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी ऐसी सच्चाई पर विश्वास करते हैं जिससे बहुत से लोग असहमत होते हैं तो शुरुआत में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लोग कह सकते हैं कि आपका विचार अजीब है, अव्यावहारिक है या असंभव है। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार वही विचार बाद में दुनिया बदल देते हैं। इसलिए असली उद्यमी भीड़ की राय से ज्यादा अपने अवलोकन पर भरोसा करते हैं। वे दुनिया को ध्यान से देखते हैं, वे छोटी छोटी समस्याओं को नोटिस करते हैं और वे ये सोचते हैं कि क्या इन समस्याओं का कोई बेहतर समाधान हो सकता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसके सामने एक नया विचार उभरने लगता है और वही विचार एक नई कंपनी की शुरुआत बन सकता है। यही कारण है कि हर महान स्टार्टअप के पीछे एक छिपा हुआ रहस्य होता है, एक ऐसी सच्चाई जिसे शुरू में बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जब वो सच्चाई सामने आती है तो वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। किसी भी कंपनी की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन सिर्फ विचार से कंपनी सफल नहीं बनती। असली फर्क उस नींव से पड़ता है जिस पर कंपनी खड़ी होती है। अगर शुरुआत मजबूत है तो कंपनी आगे बढ़ते हुए कई मुश्किलों का सामना कर सकती है, लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो सबसे अच्छा विचार भी धीरे धीरे बिखर सकता है। जब लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वे अक्सर उत्पाद, मार्केटिंग या निवेश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन एक चीज होती है जो इन सबसे पहले आती है और वो है कंपनी की बुनियाद। सबसे पहले सवाल ये होता है कि कंपनी शुरू किसके साथ की जा रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनके पास अच्छा आइडिया है तो वे किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। कंपनी बनाना कई सालों का सफर होता है। इसमें तनाव भी होता है, कठिन फैसले भी होते हैं और कई बार असफलता भी सामने आती है। ऐसे समय में अगर संस्थापकों के बीच विश्वास नहीं है तो कंपनी के अंदर ही संघर्ष शुरू हो सकता है। इसलिए सही सह संस्थापक चुनना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वो व्यक्ति सिर्फ एक सहकर्मी नहीं होता, बल्कि वो उस यात्रा का साथी होता है जो कई सालों तक चल सकती है। अगर संस्थापकों के लक्ष्य अलग अलग हों या उनके बीच भरोसे की कमी हो तो ये समस्या आगे चलकर बड़ी बन सकती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है, कंपनी में किसका कितना हिस्सा होगा। बहुत सी नई कंपनियों में शुरुआत में ही इस बात पर विवाद हो जाता है। अगर हिस्सेदारी सही तरीके से तय नहीं की गई तो बाद में असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए एक समझदार संस्थापक शुरुआत में ही स्पष्ट नियम तय करता है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका योगदान क्या है और उसे बदले में क्या मिलेगा। ये स्पष्टता भविष्य के विवादों को रोक सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कंपनी का नेतृत्व। जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो अक्सर सभी लोग बराबर होते हैं। हर कोई अलग अलग काम करता है और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है ये व्यवस्था जटिल हो सकती है। अगर कंपनी में स्पष्ट नेतृत्व नहीं है तो निर्णय लेने में देरी हो सकती है।
अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में खींच सकते हैं। इसलिए एक मजबूत कंपनी में नेतृत्व की स्पष्ट संरचना होती है। एक व्यक्ति होता है जो अंतिम निर्णय लेता है, इससे कंपनी की दिशा स्पष्ट रहती है। लेकिन नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता। एक अच्छा नेता वो होता है जो टीम को प्रेरित करता है, उन्हें उद्देश्य का एहसास कराता है और कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की। जब कंपनी छोटी होती है तो हर नया कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो सिर्फ एक संख्या नहीं होता, बल्कि वो कंपनी की संस्कृति को आकार देता है। अगर शुरुआती टीम में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कंपनी के मिशन पर विश्वास करते हैं, तो वे सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आते, वे उस विचार को साकार करने के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर लोग सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहे हों, तो कंपनी की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। इसलिए सफल स्टार्टअप्स अक्सर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उस मिशन से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में एक बोर्ड होता है जो महत्वपूर्ण फैसलों की निगरानी करता है। लेकिन अगर बोर्ड बहुत बड़ा हो जाए या उसमें बहुत ज्यादा लोग हों, तो ये कंपनी के लिए समस्या बन सकता है। बहुत ज्यादा लोगों के बीच सहमति बनाना मुश्किल होता है। इसलिए कई सफल कंपनियां अपने बोर्ड को छोटा और प्रभावी रखती हैं। इससे निर्णय तेजी से लिए जा सकते हैं और कंपनी की दिशा स्पष्ट रहती है। अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं, कंपनी की संस्कृति। बहुत से लोग मानते हैं कि संस्कृति सिर्फ एक शब्द है जिसका इस्तेमाल प्रेरणा देने के लिए किया जाता है। लेकिन असल में संस्कृति वो चीज़ है जो तय करती है कि लोग कंपनी में कैसे काम करते हैं। अगर कंपनी की संस्कृति मजबूत है तो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो खुलकर विचार साझा करते हैं और एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं। लेकिन अगर संस्कृति कमजोर है तो लोग सिर्फ अपने अपने काम तक सीमित रह जाते हैं। यही कारण है कि कई महान कंपनियां शुरुआत से ही अपनी संस्कृति पर ध्यान देती हैं। वे सिर्फ कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती, बल्कि एक समुदाय बनाती हैं। अब अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझ आती है। किसी कंपनी की सफलता सिर्फ उसके उत्पाद या उसकी तकनीक पर निर्भर नहीं करती, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर नींव मजबूत है, टीम एकजुट है और नेतृत्व स्पष्ट है, तो कंपनी कई कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर शुरुआत ही गलत फैसलों से भरी हो तो बाद में सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समझदार उद्यमी शुरुआत को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक मजबूत नींव ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब कोई नई कंपनी बनती है तो लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर उत्पाद अच्छा होगा तो ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। लेकिन असल दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। एक महान उत्पाद बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। बाकी आधा हिस्सा ये है कि उस उत्पाद तक लोग पहुंचे कैसे। बहुत से इंजीनियर और तकनीक से जुड़े लोग ये मानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ शानदार बना दिया तो लोग उसे अपने आप खोज लेंगे। लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ अच्छा उत्पाद होना काफी नहीं होता। अगर दुनिया को आपके उत्पाद के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो सफल नहीं होगा। यही वजह है कि वितरण और बिक्री उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी तकनीक और उत्पाद विकास। लेकिन अक्सर स्टार्टअप की दुनिया में बिक्री को कम महत्व दिया जाता है। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि अगर किसी उत्पाद को बेचने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़े तो शायद वो अच्छा उत्पाद नहीं है। ये सोच अधूरी है। असल में हर महान कंपनी के पीछे एक मजबूत वितरण रणनीति होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार वो रणनीति इतनी सहज होती है कि लोगों को दिखाई नहीं देती। बिक्री कई रूपों में हो सकती है। कभी ये बड़ी बड़ी डील्स के रूप में होती है, जहां कंपनियां दूसरी कंपनियों को अपना उत्पाद बेचती हैं। कभी ये विज्ञापन के रूप में होती है, जहां लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। और कभी ये इतनी सरल होती है कि लोग खुद अपने दोस्तों को उस उत्पाद के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन चाहे तरीका कोई भी हो, अगर वितरण की योजना नहीं है तो उत्पाद का प्रभाव सीमित रह जाएगा। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां तकनीकी रूप से बेहतर उत्पाद भी असफल हो गए क्योंकि वे सही तरीके से बाजार तक नहीं पहुंच पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साधारण उत्पाद सफल हो जाता है क्योंकि उसकी मार्केटिंग और वितरण बहुत मजबूत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पाद की गुणवत्ता महत्वहीन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि गुणवत्ता और वितरण दोनों का संतुलन जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। किसी उत्पाद का सही बाजार ढूंढना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बनाना। अगर आप शुरुआत में ही बहुत बड़े बाजार को जीतने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी छोटे और खास बाजार से शुरुआत करते हैं तो आपके पास सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। कई महान कंपनियों ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है। उन्होंने शुरुआत में एक छोटे से समूह की समस्या हल की। उस छोटे बाजार में वे इतनी अच्छी बन गई कि वहां उनका लगभग एकाधिकार बन गया। जब उस छोटे क्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत हो गई, तब उन्होंने धीरे धीरे बड़े बाजार की ओर कदम बढ़ाया। ये रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि इससे कंपनी को शुरुआत में ही मजबूत आधार मिल जाता है।
अगर कोई कंपनी शुरुआत से ही पूरे बाजार को जीतने की कोशिश करती है तो वो अक्सर अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखेर देती है। लेकिन अगर वो पहले एक छोटे बाजार में सफल हो जाती है तो उसके पास विस्तार करने की शक्ति आ जाती है। अब सोचिए कि किसी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। क्या वो उसका उत्पाद है, क्या वो उसकी टीम है, या फिर उसका बाजार? असल में इन सभी चीज़ों का सही संतुलन ही सफलता लाता है। एक महान उत्पाद, एक मजबूत टीम और एक स्पष्ट बाजार रणनीति, ये तीनों मिलकर एक सफल कंपनी बनाते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, धैर्य। क्योंकि कोई भी कंपनी रातों रात महान नहीं बनती। शुरुआत में उसे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, उसे अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, उसे अपने उत्पाद को बेहतर बनाना पड़ता है और अपने ग्राहकों को समझना पड़ता है। धीरे धीरे वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। और जब ये प्रभाव बढ़ता है तब वो कंपनी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं रहती, वो भविष्य को आकार देने वाली शक्ति बन जाती है। यही वो यात्रा है जिसमें एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में बदल जाता है। और यही वो यात्रा है जो हमें 0 से 1 तक ले जाती है। तकनीक के बारे में जब लोग सोचते हैं तो अक्सर उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे मशीनें और कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं, इंसानों की ज़रूरत कम होती जाएगी। बहुत से लोग ये कल्पना करते हैं कि एक दिन मशीनें लगभग हर काम करने लगेंगी और इंसानों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। ये डर नया नहीं है। इतिहास में जब भी नई तकनीक आई है, लोगों ने यही चिंता व्यक्त की है। जब औद्योगिक क्रांति के समय मशीनें फैक्ट्रियों में आने लगी, तब भी लोगों को लगा था कि मशीनें मजदूरों की नौकरियां छीन लेंगी। कई जगह मजदूरों ने मशीनों को तोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि यही उनकी बेरोजगारी का कारण है। लेकिन समय के साथ ये साफ हुआ कि मशीनों ने सिर्फ काम खत्म नहीं किए, बल्कि नए अवसर भी पैदा किए। असल में मशीनों और इंसानों के बीच संबंध प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयोग का होता है। मशीनें उन कामों में बहुत अच्छी होती हैं जहां तेजी, गणना और दोहराव की ज़रूरत होती है। वे बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत कम समय में प्रोसेस कर सकती हैं। वे ऐसे पैटर्न देख सकती हैं जिन्हें इंसानों के लिए पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन इंसानों के पास एक अलग तरह की ताकत होती है। इंसान कल्पना कर सकते हैं, वे नए विचार सोच सकते हैं, वे जटिल समस्याओं को समझ सकते हैं जिनका कोई सीधा गणितीय समाधान नहीं होता। वे संदर्भ को समझ सकते हैं, भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और रचनात्मक निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए जब इंसान और मशीन साथ काम करते हैं तो परिणाम अक्सर कहीं बेहतर होता है। कंप्यूटर एक उपकरण की तरह है जो इंसानी क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर हम कंप्यूटर को सिर्फ इंसानों का विकल्प मानते हैं तो हम उनकी असली ताकत को नहीं समझते। लेकिन अगर हम उन्हें सहयोगी मानते हैं तो वे हमारी उत्पादकता और हमारी सोच को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कई सफल कंपनियों ने इसी विचार को अपनाया है। उन्होंने मशीनों का इस्तेमाल इंसानों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और सक्षम बनाने के लिए किया है। जब किसी डॉक्टर के पास आधुनिक चिकित्सा उपकरण होते हैं तो वो ज़्यादा सटीक निदान कर सकता है। जब किसी इंजीनियर के पास शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं तो वो जटिल डिज़ाइन आसानी से बना सकता है। इसी तरह इंटरनेट और सॉफ्टवेयर ने दुनिया भर के लोगों को नई क्षमताएं दी हैं। अब एक छोटा सा विचार भी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक छोटा स्टार्टअप भी वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब हम उसे सही नज़रिए से देखें। अगर हम मशीनों से डरते रहेंगे तो हम उनकी संभावनाओं को सीमित कर देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें सहयोगी मानेंगे तो वे हमें ऐसी चीज़ें बनाने में मदद कर सकती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। यही सोच भविष्य की दिशा तय करती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं। तकनीक सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने का साधन नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। जब नई तकनीक आती है तो वो नए उद्योग पैदा करती है, वो पुराने तरीकों को बदल देती है और नई संभावनाएं खोलती है। लेकिन ये बदलाव हमेशा समान रूप से नहीं होता। कुछ कंपनियां नई तकनीक को जल्दी अपनाती हैं और तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी कंपनियां पुराने तरीकों से चिपकी रहती हैं और धीरे धीरे पीछे रह जाती हैं। यही कारण है कि छोटे स्टार्टअप्स अक्सर बड़ी कंपनियों को चुनौती दे पाते हैं। बड़ी कंपनियों के पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, लेकिन वे बदलाव के प्रति धीमी हो सकती हैं। उनके पास स्थापित प्रक्रियाएं होती हैं, बड़े संगठन होते हैं और कई बार जोखिम लेने की इच्छा कम होती है। इसके विपरीत छोटे स्टार्टअप्स अधिक लचीले होते हैं। वे जल्दी प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं और जल्दी दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए कई बार एक छोटी टीम भी ऐसा नवाचार कर देती है जो पूरी इंडस्ट्री को बदल देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। तकनीक का उद्देश्य सिर्फ स्वचालन नहीं है, उसका उद्देश्य नई क्षमताएं पैदा करना है। अगर हम तकनीक को सिर्फ लागत कम करने का साधन मानते हैं तो हम उसकी सीमित शक्ति का ही उपयोग कर रहे होते हैं।
लेकिन अगर हम तकनीक को नई संभावनाओं का साधन मानते हैं तो हम उससे पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यही वो सोच है जो महान उद्यमियों को अलग बनाती है। वे तकनीक को सिर्फ एक उपकरण नहीं मानते, वे उसे भविष्य बनाने का साधन मानते हैं। और जब ये सोच किसी कंपनी के भीतर जन्म लेती है, तब वो कंपनी सिर्फ बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाली इकाई नहीं रहती, वो नवाचार की प्रयोगशाला बन जाती है। ऐसी प्रयोगशाला जहां इंसान और मशीन मिलकर नई दुनिया की कल्पना करते हैं और धीरे धीरे उस कल्पना को वास्तविकता में बदल देते हैं। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर नई तकनीक इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम उसे सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित रखेंगे या वो हमारी पूरी भौतिक दुनिया को भी बदल सकती है? पिछले कुछ दशकों में तकनीकी प्रगति का बड़ा हिस्सा कंप्यूटर और इंटरनेट में हुआ है। सॉफ्टवेयर ने हमारे काम करने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हमें महसूस होगा कि बहुत सी चीज़ें अभी भी पुरानी ही हैं। हम अब भी उसी तरह के शहरों में रहते हैं, लगभग उसी तरह के परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और ऊर्जा के लिए कई बार वही पुराने स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि असली प्रगति अभी भी कई क्षेत्रों में होनी बाकी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ऊर्जा। ऊर्जा हर आधुनिक समाज की नींव है। हमारे घरों की बिजली, हमारे उद्योगों की मशीनें, हमारे वाहनों का ईंधन, सब कुछ ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगर हम भविष्य में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा के नए और बेहतर तरीके खोजने होंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं है। नई तकनीक विकसित करना सॉफ्टवेयर बनाने जितना सरल नहीं होता। इसमें भारी निवेश, लंबे समय का शोध और कई तकनीकी चुनौतियां होती हैं। फिर भी ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की आबादी बढ़ती रही और हर व्यक्ति बेहतर जीवन स्तर चाहता है तो ऊर्जा की मांग भी तेज़ी से बढ़ेगी। अगर हम सिर्फ पुराने तरीकों पर निर्भर रहेंगे तो पर्यावरण और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। इसलिए भविष्य के उद्यमियों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें ऐसी तकनीकें विकसित करनी होंगी जो अधिक कुशल हों, कम प्रदूषण पैदा करें और दुनिया को स्थायी रूप से आगे बढ़ने में मदद करें। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, ये उद्योग बहुत पूंजी गहन होता है। नई तकनीक बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा और समय चाहिए होता है। दूसरा, इस क्षेत्र में कई बार सरकारी नीतियों और नियमों का भी प्रभाव होता है। और तीसरा, अगर कोई नई तकनीक वास्तव में सफल होनी है तो उसे सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, उसे आर्थिक रूप से भी व्यावहारिक होना चाहिए। किसी भी नई तकनीक को अपनाने के लिए लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वो पुरानी तकनीक से बेहतर और सस्ती है। यही कारण है कि कई बार अच्छी मंशा के बावजूद कुछ परियोजनाएं सफल नहीं हो पाती। अगर कोई तकनीक सिर्फ इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो अच्छी लगती है, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है, तो वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। लेकिन जब कोई तकनीक वास्तव में बेहतर होती है तो वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल सकती है। इतिहास में हमने कई बार ऐसा होते देखा है। नई तकनीक पहले छोटी और सीमित होती है, लोग उस पर संदेह करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बेहतर और सस्ती होती जाती है, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो पूरी इंडस्ट्री को बदल देती है। यही सिद्धांत ऊर्जा क्षेत्र पर भी लागू होता है। भविष्य की महान कंपनियां शायद वही होंगी जो ऊर्जा, पर्यावरण और संसाधनों की समस्याओं को नए तरीके से हल करेंगी। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ तकनीक बनाना ही काफ़ी नहीं है। किसी भी कंपनी को सफल होने के लिए कुछ मूलभूत प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। क्या आपकी तकनीक वास्तव में दूसरों से 10 गुना बेहतर है? क्या आपके पास ऐसा उत्पाद है जिसे कॉपी करना मुश्किल हो? क्या आपके पास ऐसा बाजार है जहां आप शुरुआत में मजबूत स्थिति बना सकें? क्या आपकी टीम उस समस्या को हल करने के लिए सही है? और क्या आपके पास लंबी अवधि की स्पष्ट योजना है? अगर कोई कंपनी इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकती है तो उसके पास सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये सवाल अनदेखे रह जाएं तो सबसे अच्छा विचार भी कमज़ोर पड़ सकता है। यही कारण है कि उद्यमिता सिर्फ उत्साह या कल्पना का खेल नहीं है। ये गहरी सोच, कठिन निर्णय और लंबे धैर्य की यात्रा है। और इसी यात्रा में कुछ लोग सिर्फ कंपनियां नहीं बनाते, वे भविष्य का निर्माण करते हैं। हर महान कंपनी की कहानी सिर्फ तकनीक, पैसा या बाजार से तय नहीं होती। उसके पीछे एक और ताकत होती है, और वो ताकत होती है संस्थापक की। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत एक व्यक्ति या कुछ लोगों के छोटे समूह से होती है। वही लोग उस विचार को जन्म देते हैं, वही लोग उसे आकार देते हैं, और वही लोग शुरुआत के सबसे कठिन फैसले लेते हैं। लेकिन संस्थापक होना आसान नहीं होता, क्योंकि संस्थापक के अंदर अक्सर 2 अलग अलग व्यक्तित्व एक साथ मौजूद होते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी होता है,
उसे विश्वास होता है कि उसका विचार दुनिया बदल सकता है। अगर ये विश्वास ना हो तो शायद वो कभी कंपनी शुरू ही ना करे। लेकिन दूसरी तरफ यही आत्मविश्वास कई बार जोखिम भी बन सकता है। अगर कोई संस्थापक अपने विचार से इतना जुड़ जाए कि वो दूसरों की सलाह सुनना ही बंद कर दे, तो कंपनी गलत दिशा में जा सकती है। इसीलिए संस्थापक की भूमिका एक संतुलन की तरह होती है। उसे अपने विचार पर भरोसा भी रखना होता है और समय आने पर अपनी गलतियों को स्वीकार भी करना होता है। इतिहास में कई महान संस्थापक ऐसे रहे हैं जिनकी व्यक्तित्व शैली सामान्य लोगों से अलग थी। कुछ बहुत शांत और गहरे विचारों वाले थे, कुछ बेहद साहसी और जोखिम लेने वाले थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लोग अजीब या असामान्य मानते थे। लेकिन उनमें एक समानता थी, उनके पास एक मजबूत दृष्टि थी। वे सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे थे, वे किसी समस्या का समाधान खोज रहे थे। वे दुनिया को थोड़ा अलग रूप में देख रहे थे और यही दृष्टि उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन इस दृष्टि के साथ एक और चुनौती भी आती है। जब कोई कंपनी छोटी होती है तो संस्थापक हर चीज पर सीधा नियंत्रण रखता है। वो उत्पाद भी देखता है, टीम भी संभालता है और रणनीति भी तय करता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, ये संभव नहीं रह जाता। कंपनी बड़ी होती है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, निवेशक जुड़ते हैं और निर्णय प्रक्रिया जटिल हो जाती है। ऐसे समय में संस्थापक को अपनी भूमिका बदलनी पड़ती है। उसे हर छोटी चीज खुद करने के बजाय एक ऐसी टीम बनानी पड़ती है जो कंपनी को आगे ले जा सके। ये परिवर्तन आसान नहीं होता। कई बार संस्थापक को ये लगता है कि अगर वो नियंत्रण छोड़ देगा तो कंपनी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन अगर वो सब कुछ खुद ही करना चाहता है तो कंपनी की वृद्धि रुक सकती है। इसीलिए एक महान संस्थापक वो होता है जो सही समय पर सही लोगों को जिम्मेदारी सौंप सकता है। वो कंपनी की दृष्टि को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही टीम को भी विकसित होने का अवसर देता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है। कई बार संस्थापक का व्यक्तित्व ही कंपनी की पहचान बन जाता है। अगर संस्थापक बहुत साहसी है तो कंपनी भी जोखिम लेने वाली बन सकती है। अगर वो बहुत सावधान है तो कंपनी की संस्कृति भी अधिक स्थिर और व्यवस्थित हो सकती है। यही कारण है कि कई कंपनियों की पहचान उनके संस्थापकों से जुड़ी होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के संस्थापक को हटा दिया जाए तो कंपनी की आत्मा बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संस्थापक हमेशा सही होता है। कई बार संस्थापक को भी सीखना पड़ता है, बदलना पड़ता है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। सफल संस्थापक वही होते हैं जो अपने विचार के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन साथ ही वास्तविकता को भी समझते हैं। वे अपनी कंपनी को सिर्फ अपने अहंकार का विस्तार नहीं बनाते, वे उसे एक ऐसा मंच बनाते हैं जहां नए विचार जन्म ले सकें, नई तकनीक विकसित हो सके और नई संभावनाएं सामने आ सकें। यही वो संतुलन है जो एक महान संस्थापक को परिभाषित करता है। वो व्यक्ति जो सपना देखने की हिम्मत रखता है, लेकिन उसे सच करने के लिए धैर्य और समझ भी रखता है। और जब ऐसा व्यक्ति एक मजबूत टीम और सही विचार के साथ काम करता है, तब एक छोटा सा स्टार्टअप धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो दुनिया को बदल दे। क्योंकि हर महान कंपनी के पीछे आखिरकार एक इंसान की कहानी होती है, एक ऐसा इंसान जिसने दूसरों से थोड़ा अलग सोचने की हिम्मत की। अब तक की पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। भविष्य अपने आप नहीं बनता, भविष्य उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो आज कुछ नया करने का साहस रखते हैं। मानव इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो हमें दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता ठहराव का होता है, जहां चीजें धीरे धीरे चलती रहती हैं, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। लोग वही करते रहते हैं जो पहले से करते आए हैं। जीवन चलता रहता है, लेकिन दुनिया में कोई बड़ी छलांग नहीं लगती। दूसरा रास्ता उस दिशा में जाता है जहां इंसान नई खोज करता है, नई तकनीक बनाता है और पूरी दुनिया को बदल देता है। ये वही रास्ता है जिसने हमें पत्थर के औजारों से लेकर अंतरिक्ष यान तक पहुंचाया है। यही रास्ता है जिसने हमें बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट दिया है। लेकिन आज के समय में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या आने वाला भविष्य ठहराव का होगा या एक नई क्रांति का? क्योंकि ये भी संभव है कि हम सिर्फ मौजूदा तकनीकों को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहें, लेकिन कोई बड़ी खोज ना हो। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें वो उत्साह और वो परिवर्तन नहीं होगा जो पिछले युगों में देखा गया था। लेकिन एक दूसरा भविष्य भी संभव है, एक ऐसा भविष्य जहां नई तकनीकें मानव जीवन को पहले से कहीं बेहतर बना दें, जहां ऊर्जा अधिक स्वच्छ और सस्ती हो, जहां नई खोजें चिकित्सा, विज्ञान और अंतरिक्ष में नई सीमाएं खोल दें। ये भविष्य अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए उन लोगों की जरूरत होगी जो आज ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत रखें जो बाकी लोग नहीं पूछते। ऐसे लोग जो भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपना रास्ता बनाने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो सिर्फ प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें जो पहले कभी बना ही नहीं।
यही असली उद्यमिता है। उद्यमिता सिर्फ कंपनी शुरू करने का नाम नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या को देखता है और सोचता है कि इसे बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, तब एक नया विचार जन्म लेता है। और जब वो व्यक्ति उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करता है, तब एक नया भविष्य बनना शुरू होता है। इसीलिए हर नई कंपनी सिर्फ एक व्यापार नहीं होती, वो भविष्य के निर्माण की एक छोटी सी प्रयोगशाला होती है। वो एक ऐसा स्थान होती है जहां लोग नए विचारों के साथ प्रयोग करते हैं, नई तकनीक बनाते हैं और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ कंपनियां छोटी रह जाती हैं, कुछ समय के साथ खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इतनी शक्तिशाली बन जाती हैं कि वे पूरे उद्योग को बदल देती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें एहसास होता है कि इतिहास हमेशा कुछ साहसी लोगों के फैसलों से लिखा जाता है। वे लोग जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहने की जरूरत नहीं है। वे लोग जो ये सोचते हैं कि अगर कुछ गलत है तो उसे बदला जा सकता है। और वे लोग जो ये समझते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब हम शून्य से एक की ओर बढ़ते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी मौजूद नहीं था। इस पूरी यात्रा का सार यही है। अगर आप सच में भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आपको दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी सोच पर भरोसा करना होगा। आपको ऐसे सवाल पूछने होंगे जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, और आपको वो साहस रखना होगा जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सके। क्योंकि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीजें वही होती हैं जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं बनाया। और शायद अगली महान खोज, अगली महान कंपनी या अगला बड़ा विचार किसी ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जन्म ले रहा हो जो अभी ये सोच रहा है कि वो दुनिया को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, अगर इस यात्रा ने आपको नई सोच दी है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। ऐसी और गहरी किताबों की कहानियां और ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें नई सोच और बड़े विचारों में दिलचस्पी है। क्योंकि हो सकता है अगली बार जिस कहानी को हम सुने वो किसी ऐसे इंसान की हो जिसने सच में शून्य से एक तक की यात्रा पूरी कर ली हो।